प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10th का विज्ञान विषय का अध्याय 3 धातु एवं अधातु, मेटल एवं नॉन मेटल के बारे में। तो मेरे साथ साथ आप भी इस अध्याय को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझते रहिए और पेन और नोटबुक लेकर अपने नोट्स को भी बनाते रहिए। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं: आयरन, एल्यूमीनियम, चांदी, कॉपर। अधातु के कुछ उदाहरण: हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। भौतिक गुणधर्म: धात्विक चमक, धातु और अधातु की। धातु की सतह चमकदार होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कठोरता: धातुएं सामान्यतः कठोर होती है और अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है धातु होते हुए भी। कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जो अधातु है। रूप: धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। केवल मरकरी पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है, और अधातु ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में, मतलब ब्रोमीन तरल रूप में पाई जाती है अधातु होते हुए भी। आघात वर्धनित है, मतलब धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती, मतलब इनको पीट कर सीट या चादर के रूप में नहीं डाला जा सकता। तन्यता: धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, इसे ही तन्यता कहते हैं। और अधातुएं तन्य नहीं होती है। विद्युत व ऊष्मा के चालक: सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। सीसा एवं मरकरी कुचालक होती है। ये दोनों मतलब धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक है। ग्रेफाइट ये अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। घनत्व: सामान्यतः अधिक घनत्व व उस गलनांक होता है धातुओं का। सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम ही होती है। ध्वनिक: धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है। ऑक्साइड: अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म: वायु के साथ अभिक्रिया: धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में धातु ऑक्साइड बनता है। उदाहरण: कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड काला बनता है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बन के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी, सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। उभयधर्मी ऑक्साइड: वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण: एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल AlCl3 बनता है उत्पाद के रूप में, और जल
एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करते हैं और जल बनता है। और जल के साथ अभिक्रियाएं धातु और जल मिलके धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन निर्मित करते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस जल धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये धातु है केवल भाप के साथ क्रियाशील एल्यूमिनियम फेरस और जिंक। ठंडे जल के साथ क्रियाशील है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। और गर्म जल के साथ क्रियाशील मैग्नीशियम। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं लेड कॉपर सोना और एजी सिल्वर। कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। उदाहरण सोडियम और जल बन के सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल बनाता है और ऊष्मा निष्कासित होती है। कैल्शियम प्लस जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। मैग्नीशियम और जल मिलके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम और जल मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फेरस और हाइड्रोजन मिलके फेरस हाइड्रोक्साइड और जल बनता है। धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया धातु और तनु अम्ल मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फेरस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फेरस क्लोराइड लवण बनता है और मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम क्लोराइड लवण। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कॉपर सिल्वर और मरकरी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया धातु क और लवण विलयन को ख लवण विलयन क और धातु ख मतलब अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है मतलब घटते हुए क्रम में। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस और लेड ऊपर है अधिक क्रियाशील और उसके नीचे है घटती हुई क्रियाशीलता एल्यूमिनियम के बाद में। पोटेशियम अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन कॉपर मरकरी और ये सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष के पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजन कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करते और धनायन बनाते। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते। ये इनकी विशेषता है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड का निर्माण एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ये इनकी प्रवृत्ति है और दोनों मिलकर लवण का निर्माण करते हैं ये और इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे से साझा करके। आयनिक यौगिक विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भौतिक प्रकृति ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और घुलनशीलता आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते मतलब ये इनके जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं की प्राप्ति
धा धात्विकी मतलब इनको प्राप्त करने की प्रोसेस या विद्या। खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क मतलब वे खनिज जिनमें से धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और वह लाभकारी हो, वे अयस्क कहलाते हैं। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु क्रम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती विद्युत अपघटन। सोडियम ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और फिर मध्य अभिक्रियाशील धातु है जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, मरकरी। सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन। सबसे कम से कम है सिल्वर और सोना स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। धातुओं का निष्कर्षण। अयस्क से धातु प्राप्त करने के चरण। चरण नंबर 1, अयस्कों का समृद्धीकरण, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं को परिष्करण, अयस्क का संदरण। अयस्क उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, गलित धातु, विद्युत अपघटन। और मध्य अभिक्रियाशील धातुएं सल्फाइड अयस्क और मरकरी सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। और कार्बोनेट अयस्क जिंक कार्बोनेट। और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सल्फाइड अयस्क। फिर यहाँ से शनिवार वायु और सीमित वायु भर्जन और निस्तापन प्रोसेस होकर धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड धातु में अपचयन और फिर धातु का शोधन हो जाता है। इन दोनों प्रोसेस से आगे और यह सल्फाइड अयस्क आगे चलकर फिर भर्जन और धातु और परिष्करण। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण हुए। कुछ मुख्य परिभाषा है। गैंग पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है जिन्हें गैंग कहती है। भर्जन भर्जन है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे ये उदाहरण समझाया गया भर्जन को। जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर है मरकरी सल्फाइड, फिर है ऑक्सीजन, दोनों मिलकर सिनाबार मिलकर तापन द्वारा मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जिंक कार्बोनेट तापन द्वारा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है। अपचयन धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे जिंक ऑक्साइड और कार्बन का उपयोग करके जिंक अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होते हैं। इससे यह धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं का परिष्करण धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है विद्युत अपघटनी परीक्षण। विद्युत अपघटनी परिष्करण कैथोड, इधर है एनोड। अपद्रव्य एनोड पंख यहाँ पर और अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये कॉपर आयन यहाँ से विमुक्त होते हैं और फिर यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। एनोड पर अशुद्ध तांबा और कैथोड पर शुद्ध तांबा। एनोड से पर अशुद्ध तांबा होता है और कैथोड पर शुद्ध तांबा जमा हो जाता है। विलयन कॉपर सल्फेट प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में इसमें है। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है जिसे एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु की आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। अर्थात चांदी की वस्तुएं सल्फर के संपर्क में आने पर वह काली हो जाती है। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर के गहरे
हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा, अर्धवायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, अर्थात इन धातुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए उपाय। लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। यशद लेपन, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे ही यशद लेपन कहते हैं। मिश्र धातु, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण से बनते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात, इस्पात है मतलब स्टील में लोहा और निकेल और क्रोमियम, ये इन तीनों का मिश्रण से इस्पात बनता है। पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्रण। कांसा, कॉपर और टिन का मिश्रण। सोल्डर, लेड और टिन का मिश्रण। अमलगम, मरकरी और अन्य तत्व का मिश्रण। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर अब कंप्लीट है और इस वीडियो को आप जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखकर अपने पाठ का रिवाइज करना आसान तरीके से मतलब समझ सकते हो और अपनी तैयारी को भी धार दे सकते हो। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए समय समय पर इस वीडियो के द्वारा आप अपना रिवीजन सुनिश्चित कर सकते हो। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल की सदस्य ले अर्थात सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जो अगली बार शिक्षा से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए प्रिय विद्यार्थियों।